इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सॉलिड प्रिंसिपल्स। तो जैसे कि सॉलिड प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो ये काफ़ी सारे जो हमने जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स देखे तो उनका मजमुआ है। तो वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि ये सॉलिड प्रिंसिपल्स जो कि ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। इन 5 प्रिंसिपल्स में मज़ीद जो है वो कई जो हमने जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया तो उनको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम सॉलिड प्रिंसिपल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हमारे पास वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि जिनकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो हम चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग और जितना आर्किटेक्चर को हम सोच लें, मगर अगर उस ब्लॉक की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ज़ाहिर है वो बिल्डिंग भी जो है वो गिर जाएगी। तो उसी तरीके से अगर हम देखें इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास हम बेशक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा अच्छे फॉलो कर रहे हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, मगर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं, मगर उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सही तरतीब से ना रखा जाए या फिर जो गोल है उस गोल के लिए सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर हमारे पास जो है वो मतलब ये कि अगर आर्किटेक्चर को सही से हम जो है वो फोकस ना करें तब भी हम हमारा जो सिस्टम है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को देखना है, एक तो हमें जो है वो एक बर्ड्स आई व्यू भी देखना है और उसके अलावा हमें जो ग्रैनुलर डिटेल्स होती हैं उनको भी देखना है। तो यहाँ पे हम जो सॉलिड प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो हम कुछ ऐसी ही ग्रैनुलर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास जो पिलर्स हैं, जो एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, एनकैप्सुलेशन है, तो वो किस तरीके से हमें जो है वो उन चीज़ों को अप्लाई करना है सही तरीके से। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जो भी पिलर्स हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आपके पास इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है या फिर अगर हम देखें तो किस तरीके से उसमें हम पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के थ्रू जो है हम काम कर सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम जो है वो इस डिज़ाइन प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सॉलिड प्रिंसिपल्स tell us how to arrange our functions and data structures into classes and how those classes should be interconnected। तो यहाँ पे जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं ये हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से, जैसे कि हमने क्लास की हमने बात की कि क्लास में हमारे पास जो है वो रिलेटेड जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स और जो है फंक्शंस हैं उनको हम इंकैप्सुलेट करते हैं एक क्लास में। अब मज़ीद हमने देखा कि हमारे पास जो कोहेसिवनेस या कोहेजन और हमने कपलिंग की चीज़ों को देखा, तो उन कोहेजन और कपलिंग को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, तो वो तमाम चीज़ें हमें हम सॉलिड प्रिंसिपल्स में देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि वो जो सॉलिड ब्रिक्स हैं अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तब भी हम एक मैस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास हम जो क्लासेस बना रहे हैं, जो हम मॉड्यूल्स बना रहे हैं, अगर वो मॉड्यूल्स हम सही तरीके से बना रहे हैं, अच्छे तरीके से बना रहे हैं, मगर उन तमाम मॉड्यूल्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो अगर हम सही नहीं बना रहे हैं, एक प्लग इन आर्किटेक्चर हम अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और हमारे पास अगर हम जो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र और कंट्रोल की जो ब्यूटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की, अगर हम वो ब्यूटी को हम मीट नहीं कर पा रहे और हम जो है वो अभी भी हमारे पास जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है जिसके अंदर जो है वो हाई लेवल पॉलिसीज़ जो हैं वो शायद डिपेंडेंट है अगर लो लेवल पॉलिसीज़ पे, तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की चीज़ों को देखते हुए और उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते हुए बेहतर तरीके से हम किस तरीके से कपलिंग, कोहेजन और तमाम चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास गोल की हम बात करें तो इसके जो गोल हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के सॉलिड के, वो है टू टॉलरेट चेंज, कि हम किस तरीके से ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि जिसके अंदर चेंज एक्सेप्टेबल हो, हम बाद में एक सिस्टम के अंदर एक्सटेंशन कर सकें जो कि मेंटेनेबल हो, आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो हमने देखा कि कीप इट सिंपल, ये भी हमारे पास एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है। तो हम जितना सिंपल रख सकें, सिंपल टू अंडरस्टैंड एक सिस्टम होना चाहिए, उसमें जो है वो हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें इंक्रीज़ नहीं करनी है। एंड देन आर द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन मेनी सॉफ्टवेयर्स, और हमें रीयूजेबिलिटी का भी ख्याल रखना है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटरचेंजेबल होने चाहिए और उसके साथ साथ रीयूजेबल होने चाहिए, तो ताकि हम एक रीयूजेबल और मेंटेनेबल एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है हम बना सकें। तो ये सारे जो हैं हमारे इसके गोल हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स के। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि सॉलिड प्रिंसिपल्स जो है वो काफ़ी सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का मजमूआ है। तो माइकल फेदर ने ये चीज़ जो है वो नोटिस की कि जो जैसे कि हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का ख्याल रख रहे हैं, उसी तरीके से ओपन क्लोज प्रिंसिपल, स्कोप सब्स्टिट्यूशन और इंटरफेस सेग्रीगेशन और डिपेंडेंसी इन्वर्जन। तो ये जो सॉलिड प्रिंसिपल्स की अगर हम देखें जो ये ओवरऑल एब्रीविएशन है, तो इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे जो माइकल फेदर ने इस चीज़ को नोटिस किया कि एक टर्म जो है वो सॉलिड की जो
जो है वो बन रही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉलिड की जो टर्म है वो वजूद में आई। तो जिसके अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको हम बिल्कुल ब्रीफली पहले डिस्कस करके फिर हम इसको जो है वो डिटेल में देखेंगे, एग्जाम्पल वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मकसद ये है कि हमारे पास जो भी एक क्लास है, जो मॉड्यूल है, उसकी एक सिंगल जॉब होनी चाहिए, एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास जैसे कि हमने कॉन्वेज लॉ को भी डिस्कस किया था कि द बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ए सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाली चीज़ भी हमें यहाँ पे जो है मद्देनज़र रखनी है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है उसकी सिर्फ एक और एक ही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वी कैन से कि हैज़ वन एंड ओनली वन रीज़न टू चेंज, और उसका जो चेंज होने का भी कोई एक ख़ास रीज़न होना चाहिए। तो इसको मज़ीद हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो मज़ीद फिर जो ओ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन क्लोज प्रिंसिपल को, जो कि बर्टन बेयर ने ये प्रिंसिपल जो है वो जो फेमस प्रिंसिपल है इसको जो है वो 1980s में इसके ऊपर गौर व फिक्र की। तो यहाँ पे इसका जो मकसद है इस ओपन क्लोज प्रिंसिपल का वो ये है कि हमारे पास अगर कभी कोई हमें चेंजेस अगर सॉफ्टवेयर में करनी पड़ती हैं तो हम सिंपल एक्सटेंशन करें, ऐसा ना हो कि हम पुराने कोड को मॉडिफाई करना पड़े हमें जाके। दूसरा हमारे पास जो एल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन को। तो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन जो कि बारब्रास लिस्कॉफ ने की जो एक फेमस डेफिनेशन है अबाउट सब टाइप्स के, अगर एक पेरेंट है और सब टाइप्स हैं तो वो दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो उसके अंदर वो इंटरचेंजेबली उसको हम जो है वो यूज़ कर सकें और दोनों जो पेरेंट और चाइल्ड हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो आपस में अटैच हों कि किस तरीके से उनकी सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। तो ये इसके अलावा आई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेस सेग्रीगेशन को, कि ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हैं वो उन तमाम चीज़ों पे डिपेंड ना करें जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने एक इंटरफेस बनाया है, उस इंटरफेस में हमने तमाम मेथड्स इस तरह के रख दिए हैं जो कि शायद उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो भी क्लासेस हैं वो तमाम मेथड्स उनके लिए रेलेवेंट ना हो, तो ऐसे इंटरफेस को ऐसे इंटरफेस को जो है वो मज़ीद जो है वो हमें जो है वो ब्रेकअप कर देना चाहिए इनटू मल्टीपल इंटरफेसेस। तो इसको भी हम जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास जो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है वो जो है वो फोकस कर रही है कि हमारे पास जो डिपेंडेंसी है वो किसी भी जगह पे इन्वर्ट कर सकते हों हम उसको यूजिंग इंटरफेस। तो यहाँ पे हम और दूसरा इसका जो मेन गोल है डिपेंडेंसी इन्वर्जन का वो ये है कि हाई लेवल पॉलिसीज़ शुड नॉट डिपेंड ऑन द कोड दैट इम्प्लीमेंट्स लो लेवल डिटेल्स, कि आपके पास जो हाई लेवल पॉलिसीज़ हैं वो लो लेवल डिटेल्स पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हाई लेवल पॉलिसीज़ जो हैं वो लो लेवल पॉलिसीज़ को कॉल कर सकती हैं, तो कॉल करें, बल्कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो लो लेवल पॉलिसीज़ हैं या हाई लेवल पॉलिसीज़ हैं वो डिपेंड ना करें लो लेवल पॉलिसीज़ पे। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि मज़ीद जो डिटेल्स हैं उनको डिपेंड होना चाहिए हाई लेवल पॉलिसीज़ पे, जो कि एब्स्ट्रैक्शन हम कह सकते हैं या फिर इंटरफेसेस हैं। तो इसका जो एक उसको बिल्कुल आसान अल्फाज में कहें तो अगर एक पेरेंट है और जो उसके चाइल्ड हैं तो वो दोनों ही आपके जो है वो किसी न किसी एब्स्ट्रैक्शन के साथ या किसी न किसी इंटरफेस के साथ जो है वो के ऊपर जो है डिपेंडेंट होने चाहिए। या फिर अगर हम देखें तो जो कह सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट पे जो है वो डिपेंडेंट होनी चाहिए, पेरेंट जो है वो चाइल्ड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान अल्फाज में समझने के लिए। तो हम इस तरह से जो है वो मज़ीद जो है इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, अब हम प्रिंसिपल की तरफ अगर हम देखें तो इसको हम बाकायदा एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जब वजूद में आया तो उसका जो स्टेटमेंट जो कही गई, तो यहाँ पे जो चीज़ इसकी जो थीम है वो ये है कि अ मॉड्यूल शुड हैव वन एंड ओनली वन रीज़न टू चेंज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक जो मॉड्यूल है वो उसका जो चेंज होने का जो मकसद है वो कोई एक मकसद होना चाहिए और उस मकसद के तहत ही उसमें चेंज अगर होना चाहिए। मतलब ये कि उसमें अगर मल्टीपल मेथड्स हैं तो उसमें एक मेथड की वजह से अगर चेंज हो रहा है और दूसरा मेथड जो है अगर उसको चेंज नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि अगर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं और मल्टीपल मेथड्स जो हैं वो उस क्लास से जो है वो से तमाम जो है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे जो है हमें उसको जो है वो ब्रेक कर देना चाहिए एक से ज़्यादा में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी जो है वो एम्बिगुअस थी। तो उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो इसी प्रिंसिपल को मज़ीद रिफ्रेस किया गया, या मॉड्यूल शुड बी रिस्पॉन्सिबल
टू वन एंड ओनली वन यूज़र और स्टेक होल्डर। जैसे कि हमने कोहेजन के वक्त में भी डिस्कस किया कि कोहेसिवनेस के अंदर हमने जब डिस्कस किया तो हमने एक डिफरेंट सेपरेशन ऑफ कंसर्न की भी बात की थी हमने, और हमने कहा था कि जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रोल्स होते हैं, और उसके हिसाब से वो कोई ना कोई काम, कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमने कोहेसिवनेस की जब हमने बात की थी, कोहेजन की बात की थी, तो हमने कहा था कि कोहेजन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर द कोड रिस्पॉन्सिबल टू सिंगल एक्टर, के जो एक सिंगल एक्टर के तहत जो है वो एक सिंगल यूज़र या सिंगल स्टेक होल्डर के तहत जो है जिसके सारी चीज़ें काम हो रही हों, मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एक ख़ास पर्सपेक्टिव की होनी चाहिए उस मॉड्यूल की। और अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ ऐसे मेथड या कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है जो कि रिलेटेड नहीं है, तो हमें उसको जो है वो एक अलग उसके लिए जो है वो क्लास या उसको बिल्कुल अलग जो है वो कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम जो है वो क्लास कह लें, मॉड्यूल कह लें, तो यहाँ पे जो कोई भी ग्रुपिंग मैकेनिज्म है तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक ग्रुपिंग मैकेनिज्म में जब हमने एक चीज़ का ग्रुप बनाया है तो वो ग्रुप रिलेटेड चीज़ों का ग्रुप होना चाहिए, वो इररेलेवेंट जो है वो चीज़ों का ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो इसी दूसरी स्टेटमेंट को मजीद हम सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं, जो फाइनल वर्जन है, ये मॉड्यूल शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन एंड ओनली वन एक्टर, कि आपके पास जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारे पास जो एक क्लास है या कोई एक जो मॉड्यूल है वो सिंपली एक और एक सिर्फ एक एक्टर के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। इसको देखने के लिए, इसको मज़ीद समझने के लिए हम पहले जो है वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वायलेशन हो रही होती है, जहाँ पे हम हम कह सकते हैं कि हम कहाँ पे हम देखेंगे कि पहले की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वायलेशन हो रही है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराई जाती है। तो हम जो है वो फर्दर एग्जांपल्स के दरमियान हम कुछ वायलेशंस का भी जिक्र करेंगे कि कहाँ पे किसी डिज़ाइन प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है और कहाँ पे उसको बेहतर तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। So symptom 1 of SRP violation is accidental duplication। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है जिसमें हम जो है वो नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से एक SRP की अहमियत को। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है जिसमें 3 मेथड्स हैं, कैलकुलेट, पे, रिपोर्ट आवर्स और सेव। और अगर हम देखें तो इन तीनों मेथड्स का जो कंसर्न है वो डिफरेंट रोल्स के साथ है, डिफरेंट लोगों के साथ है। तो जो कैलकुलेट पे है उसका जो कंसर्न है वो वो अकाउंट डिपार्टमेंट से ये मेथड रिलेटेड है, या फिर इसका जो कंसर्न है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ है, और जो कि रिपोर्ट करता है चीफ फाइनेंस ऑफिसर को। तो हम कह सकते हैं कि इसका कंसर्न चीफ फाइनेंस ऑफिसर के साथ है। उसी तरीके से रिपोर्ट आवर्स है जो कि HR डिपार्टमेंट के लिए मेथड है, और ये जो है रिपोर्ट करते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को। और उसी तरीके से हमारे पास जो है वो सेव का मेथड है, जो कि जिसका कंसर्न जो है वो ये है कि आपके पास जो भी चीज़ है वो किस फॉर्मेट में सेव हो रही है, या फिर क्या जो भी डेटाबेस से रिलेटेड जो तमाम चीज़ें हैं। तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं इसके कंसर्न लोग हैं, और ये जो कि रिपोर्ट करते हैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट कंसर्न्स जो हैं हमें एक सिंगल क्लास में दिख रहे हैं, जो कि हमने देखा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर हम देखें तो इस एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन के सेंस में इसमें जो गलत है, तो ऐसा क्या गलत हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास जो 3 मेथड्स हैं, इन 3 मेथड्स में से जो डेवलपर है उसने क्या किया कि जो कैलकुलेट पे जो है जो पे कैलकुलेट हो रही है उसमें जो नॉन ओवर टाइम आवर्स को कैलकुलेट किया जा रहा है उसके लिए, या फिर रिपोर्ट आवर्स है उसके लिए जो नॉन ओवर टाइम आवर्स को जो कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसके लिए उसने एक सिंगल जो है वो मेथड बना दिया, क्योंकि हो सकता है कि दोनों एक ही सिंपल एल्गोरिथम को फॉलो करते हों। तो उसने रिपोर्ट या फिर उसने रेगुलर आवर्स के नाम से उसने एक मेथड बना दिया जो कि कैलकुलेट पे से भी कॉल हो रहा है और रिपोर्ट आर से भी जो है वो कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मेथड्स हैं कैलकुलेट पे और रिपोर्ट आर्स, ये दोनों जो है एक ही सिंगल एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि रेगुलर आवर्स के नाम से जिसके डेवलपर ने एक मेथड बनाया जो कि कैलकुलेट पे भी उसी को कॉल कर रहा है और रिपोर्ट आवर्स भी उसी को जो है वो कॉल कर रहा है। फिर हुआ यूँ कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर ने कुछ सोच समझ के उसने जो है ना जो एल्गोरिथम है उसमें कुछ उसने चेंजेस कराई कि जो कैलकुलेट पे है उसके हिसाब से जो नॉन ओवर टाइम के हिसाब से उसको कुछ अपने हिसाब से उसने जो है उस एल्गोरिथम में चेंजेस करवाई कि जिससे वो पे को कैलकुलेट कर सके।
तो हो सकता है कि यहाँ पे जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है उसको जो है इसकी खबर ना हो, और वो उसी एल्गोरिथम के साथ, जो पुराना एल्गोरिथम है उसी के साथ जो है वो अपने रिपोर्ट आर्ट्स का काम उसका होता हो, और उसी के तहत जो उसकी रिपोर्ट जनरेट होती हैं उस पर उसको सही फिगर्स मिलती हों। तो अगर यहाँ पे जो है वो इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुई और उस डेवलपर को डायरेक्टली जाके कह दिया गया कि जो है मुझे कैलकुलेट पे के लिए जो है उसमें जो लॉजिक है वो मुझे थोड़ी सी चेंज करवानी है, और डेवलपर ने भी अगर इसको नज़रअंदाज कर दिया कि ये जो रेगुलर आवर्स हैं, ये रेगुलर आवर्स का जो मेथड है जहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ वो सिर्फ कैलकुलेट पे से ही कॉल नहीं हो रहा बल्कि रिपोर्ट आर से भी कॉल हो रहा है, तो होगा क्या इन द एंड कि आपके पास जो है वो जो कस्टमर है, जो कैलकुलेट पे का जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है वो उसके हिसाब से जो है वो चेंजेस कर दी जाएंगी, और जब हमारे पास जब चेंजेस कर दी जाएंगी तो हो सकता है कि जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है वो उससे खुश हो और टेस्ट करे और तमाम चीज़ें उसके हिसाब से हों, मगर जो चीफ जो आपके पास जो एचआर डिपार्टमेंट है, तो हो सकता है ये एचआर डिपार्टमेंट के लिए जब उसको जो रिपोर्टिंग है वो तमाम जो है वो गलत फिगर्स उसके सामने आ रही हों, और उसके हवाले से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे मल्टीपल एक्टर्स जो हैं वो एक सिंगल जो है वो अगर हम देखें डिफरेंट एक्टर्स जो हैं वो अगर एक ही क्लास पे जो है वो जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो किसी एक का भी अगर हम देखें तो किसी का का चेंज जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास, और यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई भी अगर चेंज जो है वो कोई भी एक करवाता है तो उसके अलावा जो है हर बार जो है रीडिप्लॉयमेंट भी होगी, तो बार बार जो है वो दोबारा से पूरा जो है चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिफरेंट कंसर्न जब हमारे पास मौजूद होते हैं तो इस तरह की एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन की कोई सूरत पैदा हो सकती है कि जहाँ पे आपके एक मेथड का इफेक्ट जो है वो दूसरे मेथड पे डायरेक्टली जा सकता है। तो हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि कोहेसिवनेस होनी चाहिए, तो कोहेसिवनेस इम्प्लाइज दी एसआरपी के हमारे पास जो कोहेजन है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही की बात ही की वहाँ पे की जा रही है कि जिसके अंदर हम जो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सिंगल एक्टर के गिर्द जो है वो बाइंड कर दें कि वहाँ पे एक सिंगल एक्टर के मुताबिक ही सारा काम हो रहा हो। दूसरी सूरत हमारे पास जो सिम्टम 2 है वो हमारे पास मर्जेस की सूरत हो सकती है कि यहाँ पे अगर हम देखें फ़र्ज़ करें कि जो सीटीओ है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है सीएफओ है, सीईओ है और सीटीओ है, तो इनमें से जो जो सीटीओ है उसने जो है वो कुछ एम्प्लॉय टेबल के स्कीमा में कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस कराने की सोची और उसको प्रपोज़ किया, और साथ ही साथ अगर देखें तो जो एचआर की जो टीम है, जो सीओओ है उसकी टीम ने भी डिसाइड किया कि वो जो है कुछ फॉर्मेट में जो आर्स रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करवाएंगे। तो ये दोनों हो सकता है कि जो दोनों टास्क हैं वो दो अलग डेवलपर्स को दो डिफरेंट टीम्स में अलग टीम्स को जो है ये टास्क असाइन कर दिया जाए, तो जो कि रिजल्ट करेगा एक मर्ज की सूरत में कि यहाँ पे जो दो डिफरेंट डेवलपर्स हैं फ्रॉम टू डिफरेंट टीम्स, तो वो हो सकता है कि वो अपने हिसाब से एम्प्लॉय क्लास को के अंदर जो है वो चेंजेस करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मर्ज की सूरत है, इस सूरत में ये एक बड़ा रिस्की फैक्टर हो सकता है। हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि कोड रिव्यूज़ वगैरह के कोड कमिट करते वक्त जो है वो पहले देखा जाए, तो वो भी एक सूरत है कि वहाँ पे ये चीज़ें पहले आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, मगर अगर बहरहाल हम देखें तो ये भी एक अगर हम देखें तो एक रिस्की सूरत है कि अगर वहाँ पे जो है वो दो डेवलपर जो है सिमल्टेनियसली जो है वहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर चेंजेस कर रहे हैं और वहाँ पे जो है वो कोड कमिट को नहीं देखा जा रहा है कि कौन क्या कोड कमिट कर रहा है और वहाँ पे कोई इस तरह का तरीक़ेकार नहीं फॉलो हो रहा, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ये जो मर्ज की सूरत है यहाँ पे इससे जो है वो सीटीओ को भी नुकसान हो सकता है, सीईओ को भी नुकसान हो सकता है, और बहुत कुछ हद तक जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सीएफओ है उस पर भी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हमने दोनों सूरतों को जो देखा तो उन दोनों सूरतों में हमें जो चीज़ समझ में आई वो ये कि हमारे पास इन दोनों सूरतों में हमें क्या करना है कि वो जो कोड है जो कि डिफरेंट एक्टर्स को बिलोंग करता है, तो हर एक्टर के से रिलेटेड हमें जो है वो इस कोड को सेपरेट कर देना ही अच्छा काम है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये डायग्राम में इसकी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने सिंपली ये जो पे कैलकुलेटर है, आर्स रिपोर्टर और डाटा एम्प्लॉय सेवर, तो इनमें से हमने इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि इन तीनों
क्लासेस को हमने अलग अलग कर दिया और इन तीनों को हमने एक शेयर्ड एक्सेस दे दिया एम्प्लॉय डाटा को। तो जो ये तमाम अगर हम देखें तो ये अब इन तमाम का जो आपस में इंटरफेरेंस है वो ख़त्म हो गया, और ये जो अगर हम देखें तो ये तमाम जो जितने भी जो क्लासेस हैं वो डिफरेंटली जो है वो अपने अपने मेथड को जो है वो अपने हिसाब से जो है वो एक बिहेवियर जो है वो दे रही होंगी। अब यहाँ पे अगर मज़ीद देखें तो एक सवाल ये हो सकता है कि हमारे पास अगर हम हर क्लास को अलग कर देंगे और 3 सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना शुरू कर देंगे, तो इस हद तक मॉड्यूलैरिटी अगर हम ला रहे हैं तो इससे जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और फिर हमें जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो हमें कॉल करना पड़ेगा। तो ये एक इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जो कि एक कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करने वाली सिचुएशन हो सकती है। तो इसके लिए मज़ीद हम जो है वो फ़साद पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक डिज़ाइन पैटर्न है। तो यहाँ पे जो फ़साद पैटर्न है इसका मकसद ही ये होता है कि हम अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो हम उसके लिए एक सिंगल इंटरफेस बना दें। तो यहाँ पे हमारा जो जो एम्प्लॉय फ़साद है, तो ये क्लास क्या कर रही होगी, ये हमें मदद दे रही होगी इंस्टेंशिएशन में कि ये तमाम जितने भी क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे यहाँ पे जो है इनकी इंस्टेंशिएशन हो रही होगी, और ये आगे मज़ीद जो जितने भी मेथड्स हैं उनको आगे डेलीगेट उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कर रहा होगा। तो हमें जो है वो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के बजाय हम सिंपली जो है वो एम्प्लॉय फ़साद का हम जो है वो ऑब्जेक्ट बना के वहाँ से हम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेट पे अगर हम वहाँ पे मेथड कॉल करते हैं तो वो पे कैलकुलेटर के अंदर जो कैलकुलेट पे की जो हमारे पास जो भी इम्प्लीमेंटेशन है तो उसके हिसाब से हमें बिहेवियर मिल जाएगा, और उसी तरीके से रिपोर्ट आर्ट्स का और उसी तरीके से सेव का। मज़ीद अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉय फ़साद है, अगर इसमें कोई हम ऐसा मेथड अगर हम रखना चाहें तो हम रख सकते हैं कि जिसका जो है आर्ज रिपोर्टर, एम्प्लॉय सेवर या किसी के साथ कोई एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन या मर्ज वाली सूरत ना हो रही हो, तो हम मज़ीद कोई और जो है यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक क्लास का जो हम बिहेवियर है वो हम एम्प्लॉय फ़साद के अंदर एक्स्ट्रा हम रख सकते हैं, ताकि अगर हम जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं उनको अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें तो हमने हर क्लास में एक एक मेथड जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो मज़ीद हम देखें तो इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि सिंगल मेथड या सिंगल फंक्शन, तो उसके अंदर जो मकसद है वो ये है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि उसमें जो जितना काम होना चाहिए वो रिलेटेड वर्क होना चाहिए, और इसमें हमारे पास हम एक्सेस मॉडिफायर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं कि हमारे पास कौन से मेथड्स हैं जो कि हमें पब्लिक रखने हैं, कौन से मेथड्स हैं जो कि प्राइवेट रखने हैं, एंड सो ऑन। तो इसी की रिलेटेड हम जो है SRP पे एक और जो है वो एग्जांपल अभी आगे देखते हैं। सो लेट सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम कह लें, या एक हमारे पास हमारे पास कोड मौजूद है। तो इस कोड में अगर हम देखें तो एक इनवॉइस की क्लास है जिसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये एक सब टोटल है और एक टैक्स रेट है। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद जो है कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि कैलकुलेट टैक्स, जिसके अंदर ये रिटर्न कर रहा है क्या, सब टोटल मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100। देन यहाँ पे एक और हमारे पास जो है वो मेथड है जो कि कैलकुलेट टोटल का है, जिसके अंदर कैलकुलेट टैक्स और सब टोटल का जो प्लस है वो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। मज़ीद हमारे पास एक तीसरा मेथड है जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का मेथड है, जिसमें हमारे पास ये जो इनवॉइस है उसको प्रिंट करने का तरीक़ेकार मौजूद है। तो अगर आपसे सवाल करूँ कि यहाँ पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अमूमन आप लोगों के किसी का जवाब ये हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल हो रही हैं, कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टोटल और प्रिंट इनवॉइस। यहाँ पे इस चीज़ तक तो मेरे ख्याल से आप सबको उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें सबको क्लियर होंगी कि ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसका जो है वो हमारा अभी हम जो बात कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं वो इन अ सेंस हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रुप जो क्लास है, जो मॉड्यूल है, वो एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करनी चाहिए। तो वहाँ पे हम किसी फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टोटल और प्रिंट इनवॉइस। तो अगर आप में से ये कहता है कि ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हमने देखा कि हमारे पास जो रिलेटेड जो है फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक क्लास में हो सकती हैं, वो हाईली कोहेसिव कहलाएंगी। तो हमारे पास जैसे कि कैलकुलेट टैक्स है, तो कैलकुलेट टैक्स जो है वो प्रॉपर्टीज़ के साथ और इस क्लास इनवॉइस है उसके साथ रिलेट कर रहा है। मज़ीद कैलकुलेट टोटल अगर हम देखें तो कैलकुलेट टोटल में कैलकुलेट टैक्स का काम है, और ये भी
ही आपके पास टोटल रिलेट कर रहा है। और अगर हम देखें तो कैलकुलेट, अगर हम इसको अलग कर देते हैं कैलकुलेट टोटल को, तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे जो है कैलकुलेट टैक्स अगर हमारे पास यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हाईली कोहेसिव है। जबकि प्रिंट का जो काम है अगर हम देखें तो प्रिंट का कोई ताल्लुक कैलकुलेट टोटल के साथ नहीं है या कैलकुलेट टैक्स के साथ नहीं है। तो ये प्रिंट के अगर हम बात करें कि जिसके अंदर सिंपली इनवॉइस को प्रिंट कराने का मकसद है, ठीक है, तो इसके अंदर इस पूरी क्लास से इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, तो हम इस प्रिंट को जो है वो अलग क्लास में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक वायलेशन है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो हमने सिंपली क्या किया कि हमारे पास ये तमाम कोड हम एज इट इज़ रखे रहने देंगे, मगर ये जो प्रिंट वाला कोड है इसको हम इसके लिए एक अलग क्लास जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसके अंदर हम देखें तो ये एक इनवॉइस की क्लास है। इसके अंदर हमारा वो जो कोड था वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहा, ठीक है, और कैलकुलेट टैक्स और कैलकुलेट टोटल। और मज़ीद हमने एक और क्लास बना ली इनवॉइस प्रिंटर की, जिसके अंदर हमने वो मेथड जो प्रिंट का था वो हमने अलग रख दिया। अब अगर यहाँ पे प्रिंट के कोई भी चेंज हमें प्रिंट की फंक्शनैलिटी में अगर हमें करना है तो उसका जो अफेक्ट है वो हमारे पास इनवॉइस पे ऊपर नहीं जाएगा, या फिर हम इनवॉइस में अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं तो उसका कोई जो अफेक्ट है वो हमारे पास इनवॉइस प्रिंटर पे नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जैसे कि हमारे पास एक सिंपल क्लास है जर्नल की, जिसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंदर हम देखें तो वो लिस्ट हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है, जिसके अंदर हम कुछ एंट्रीज हम ले रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंसाइज में अगर हम डिस्कस करें तो ऐड एंट्री है। ऐड एंट्री में हमारे पास हम जो है वो टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं। टेक्स्ट को हम इस तरीके से टेक्स्ट को हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर 1 कॉलन करके हमारे पास फिर 2 कॉलन, और इस तरीके से हमारे पास इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जितनी हम एंट्रीज़ करेंगे उस हिसाब से हमें एंट्रीज़ मिलती जाएंगी। फिर एक रिमूव एंट्री है, जिसके अंदर हम ख़ास एक इंडेक्स पे जाके जो है वो अगर हम किसी आइटम को अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो उस आइटम को हम रिमूव कर देंगे। देन हमारे पास यहाँ पे की तमाम चीज़ें जो है वो न्यू लाइन पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोग्राम में हमारे पास यहाँ पे हमने var j इक्वल्स न्यू जर्नल एंड j डॉट एंट्री, और हमने कोई भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे एंटर करवा दिया, और फिर आखिर में कंसोल डॉट रिटर्न j। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में वो तमाम जो आइटम्स हमने ऐड किए थे वो हमें यहाँ पे शो हो गए। तो ये एक सिंपल सा जो एक क्या कह सकते हैं कि एक क्लास है। अब लेट सपोज अगर हमें यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आउटपुट शो नहीं करवाना, बल्कि हमें ये आउटपुट कहीं ना कहीं सेव भी करवाना है कि जो जो एंट्रीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक परसिस्टेंस की एक क्लास हमें, या फिर परसिस्टेंस का हमें अगर हम एक मेथड या सेव टू फाइल या सेव फाइल का हमें एक मेथड जो है यहाँ पे अगर हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे ही इसको इंक्लूड कर देते हैं तो वो अगर हम देखें तो वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वायलेशन में आएगा। तो यहाँ पे बेहतर अप्रोच क्या होगी कि हम यहाँ पे अगर उस सेव टू फाइल को इंक्लूड करने के बजाय हम उसके लिए एक न्यू क्लास बना लें। जैसे कि हमने यहाँ पे परसिस्टेंस की एक न्यू क्लास हमने बनाई, जिसके अंदर हमें सेव टू फाइल का मेथड दिया, जिसमें ये जो है वो जो इसके पैरामीटर्स हैं उसमें जर्नल है, फाइल नेम और ओवरराइट इक्वल्स फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे पास जो फाइल नेम या जो भी पाथ है उस पाथ पे जाके वो तमाम जो भी एंट्रीज़ हैं वो हमें यहाँ पे हम सेव करवाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखें तो हमने सिंपली क्या किया कि हमने यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखा है। तो हमने यहाँ पे जो है वो एंट्रीज़ करी, एंट्रीज़ करने के बाद हमने जो है वो var p इक्वल्स न्यू परसिस्टेंस, और ये हमने फाइल नेम हमने पूरा पाथ दिया और बता दिया कि कहाँ पे जाके वो चीज़ सेव करानी है, और वहाँ पे नोटपैड पे हमारे पास कहीं पे भी जो फाइल सेव होनी है वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इस जो परसिस्टेंस क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो सेव टू फाइल की लॉजिक में अगर हम कोई भी छेड़खानी करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास उस क्लास के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि हमारे पास ये जर्नल की क्लास है। तो जर्नल की क्लास में ये एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहा है, और जो परसिस्टेंस क्लास है ये अलग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रही है। तो यहाँ पे हम जो भी चेंज करें तो उसका इम्पैक्ट उस क्लास में जर्नल की क्लास पे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक जो है वो छोटी सी एग्जांपल थी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। तो अब हम सेकंड प्रिंसिपल पे अगर हम सेकंड हमारे पास जो सॉलिड प्रिंसिपल है वो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल।
तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल हमारे पास जिससे कि नाम से ज़ाहिर है ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो इसका जो मकसद है यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल जो है वो 1988 में बाय बर्टन मेयर जो है ये कॉइन किया गया ये टर्म। और इसके अंदर जो चीज़ कही गई वो क्या है, सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट है यहाँ पे जो बात की जा रही है वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो कोई भी जो है वो हम किसी क्लास की बात कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी माइक्रो सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट है तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पास हम मज़ीद जो है वो ओपन फॉर एक्सटेंशन होनी चाहिए मगर क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमने आर्किटेक्चर की बात की थी, तो हमारे पास एक अच्छे आर्किटेक्चर वही होता है कि जिसके अंदर हमारे पास ईज़िली हमारे पास जो है उसके अंदर हम एक्सटेंशन कर सकें और हमें जो प्रीवियसली जो हमने कोड किया है उसके अंदर हमें जो है वो ज़्यादा चेंजेस ना करनी पड़ें, और कुछ हद तक अगर बेहतर होगा कि अगर किसी तरीके से इस तरह से हम चीज़ों को डिज़ाइन करें कि कोई भी मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एंटिटीज़ या सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें वो सॉफ्टवेयर एंटिटीज़ में क्लास, मॉड्यूल्स, फंक्शंस सारे ही शामिल हैं कि दैट दे शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट नॉट फॉर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखें कि जैसे कि वो इनवॉइस वाली एग्जांपल हमने देखी, तो इस इनवॉइस के अंदर अगर हमें वैलिडेशन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए लेट सपोज़ हमने एक इनवॉइस वैलिडेटर की जो है लेट सपोज़ हमने एक क्लास बनाई जिसमें एक वैलिडेट का मेथड दे दिया। ठीक है, उस वैलिडेट के मेथड में हो क्या रहा है कि जो सब टोटल है देखा जा रहा है कि इनवॉइस का सब टोटल अगर लेस देन 0 है या टैक्स रेट अगर लेस देन 0 है तो इन दोनों सूरत में से अगर कोई काम होता है तो फिर जो है वो वैलिडेशन फॉल्स हो जाए, अदरवाइज़ हमारे पास जो है वो रिटर्न ट्रू हो जाए। तो इस तरह की वैलिडेशन अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास चलें कुछ हद तक हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने वहाँ पे फुलफ़िल कर दी, मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो अब जब हम इनवॉइस वैलिडेटर के हमने जैसे कि अलग क्लास तो बना दी, मगर यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। क्यों? क्योंकि अगर मज़ीद अगर मुझे यहाँ पे कोई जो ये जो वैलिडेशन है, अब अगर मुझे यहाँ पे मज़ीद कोई वैलिडेशन ऐड करनी है, कोई तीसरी वैलिडेशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे ये तमाम जो दो वैलिडेशंस हैं उन पे भी इसका अफेक्ट जाएगा। या फिर अगर हम देखें तो जो सब टोटल की जो ये जो वैलिडेशन है ये बिला वजह में हमारे पास यहाँ पे इसके साथ जो है वो लिखी हुई है। तो हमें अगर हम देखें जितनी भी हमें वैलिडेशंस ऐड करनी है तो वो ओपन फॉर एक्सटेंशन होनी चाहिए। इससे प्रीवियसली जो प्रीवियसली हमने जो भी कोड लिखा हुआ है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो कोड है ये यहाँ पे इसको हम किस तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये जो इनवॉइस वैलिडेटर की जो एक क्लास है तो हम कुछ हद तक ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है वो हम इसको जो है वो थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास हम जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई वैलिडेटर की। अब इस वैलिडेटर क्लास के अंदर हमने क्या किया, वो जो वैलिडेट का मेथड था वो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास हमने एक इस तरह की हमने एब्स्ट्रैक्शन बना दी कि जिसके तहत हम जो है वो मज़ीद जितनी भी वैलिडेशंस जो है वो हमारे पास ऐड होती चली जाएँ। तो हमारे पास ये जो वैलिडेट का मेथड है वो अपने हिसाब से जो भी वैलिडेशन की इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने हिसाब से जितने भी इसकी जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो अपने हिसाब से इसके बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो एक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी वैलिडेटर की, और देन हमारे पास जो है वो एक और क्लास बनाई इनवॉइस टैक्स रेट वैलिडेट कैलकुलेटर की, जिसको हमने इनहेरिट कर दिया वैलिडेटर से, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया कि इसको इस वैलिडेट को हमने ओवरराइड किया और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी जो उस इफ़ कंडीशन में लिखी थी कि इनवॉइस डॉट टैक्स रेट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये जो है वो वैलिडेट हो जाए। उसी तरीके से हमारे पास एक और वैलिडेशन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको हमने जो है वो ओवरराइड कर दिया इसके फंक्शनलिटी के हिसाब से कि अगर आपके पास इनवॉइस सब टोटल लेस देन 0 है तो आपके पास रिटर्न फॉल्स कर जाए, या फिर हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो रिटर्न टू करते। तो यहाँ पे मज़ीद हम अगर देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो जो है वो इसकी चाइल्ड क्लासेस बना दी। मज़ीद हम यहाँ पे जितनी भी वैलिडेशंस हमें चाहिए कि हम ऐड करते रहें तो उसके साथ हमारे पास तमाम वैलिडेशंस जो है वो
वो तमाम जितनी भी वैलिडेशन हम ऐड करते जा रहे हैं वो तमाम वैलिडेशन जो हैं वो हमारे पास रन हो जाएं। तो यहाँ पे इसके लिए हमने जो हमारे पास इनवॉइस वैलिडेटर की अपनी क्लास थी उसको हमने क्या किया, ये जो हमारे पास इनवॉइस वैलिडेटर की क्लास थी इसको हमने क्या किया, इसको हमने ख़त्म करके यहाँ पे हमने क्या किया कि एक तो हमने इसको ब्रेक कर दिया इस तरीके से कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और उसकी हमने चाइल्ड क्लासेस को अलग अलग कर दिया कि जो है इम्प्लीमेंट कर रही हैं, इनहेरिट हुई हैं वैलिडेटर को, और इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी दे रही हैं। फिर मज़ीद हमने क्या किया, जो इनवॉइस वैलिडेटर है इसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई वैलिडेटर टाइप की, वैलिडेटर जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसके अंदर हमने इसके कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया कि इन वैलिडेटर्स को हमने क्या किया, इस वैलिडेटर्स इक्वल्स टू वैलिडेटर्स की जितने भी वैलिडेटर्स हम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस लिस्ट में जो है तमाम चीज़ें हमारे पास जब ऐड हो जाएंगी तो फिर हमने यहाँ पे मज़ीद वैलिडेट का जो मेथड है इसको हमने क्या किया कि इसके वैलिडेट के मेथड में हमने क्या किया कि यहाँ पे वैलिडेट का जो मेथड है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे वैलिडेटर्स डॉट ऑल वी गोज़ टू वी डॉट वैलिडेट इनवॉइस, कि अब जितने भी वैलिडेटर्स हम यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा जितने भी वैलिडेटर्स हम ऐड करेंगे उन सब के लिए हमारे पास यहाँ पे वैलिडेशन जो है वो ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो लेट सपोज़ मुझे यहाँ पे एक और वैलिडेशन ऐड करनी है, लेट सपोज़ कोई भी इनवॉइस सब टोटल है, टैक्स रेट है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो कैलकुलेट टैक्स टोटल टैक्स या फिर कोई भी हमारे पास इस तरह का हमें जो है वैलिडेशन ऐड करनी है और उसके अंदर कोई मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन देनी है तो हम यहाँ पे मज़ीद एक क्लास जो है हम ऐड कर देंगे और उसको उसके अंदर जो है वैलिडेट की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। मज़ीद हम 3 4 5 6 जितनी भी वैलिडेशन हमें ऐड करनी है वो हम एक्सटेंड करते चले जाएंगे और हमें प्रीवियसली कोड में कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब अगर हम एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो लेट सपोज़ हमारे पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर एक जो फाइनेंशियल डाटा है उस फाइनेंशियल डाटा को से रिलेटेड जो है हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास एक पेज पे जो है वो शेयर किया जाता है, ठीक है, एक रिपोर्ट जो है वो शेयर की जाती है जिसमें जो है वो जो वेब पेज में जो भी डाटा है वो स्क्रॉलेबल भी होना चाहिए और तमाम नेगेटिव नंबर जो है उसमें रेड से शो होने चाहिए। अब हुआ ये कि एक जो है वो किसी चेंजेस की वजह से जो भी क्या कह सकते हैं कि एक जो है वो न्यू चेंज जो है वो आया कि यहाँ पे जो वेब रिपोर्टर है, ठीक है, जो कि आपको तमाम चीज़ें रेड में जो है वो नेगेटिव नंबर्स को शो कर रहा है और तमाम चीज़ें जो भी हमारे पास जिस तरीके से एक रिपोर्ट दिख रही है, तो साथ में जो एक चेंज आया वो ये आया कि जो भी हमारे पास जो फाइनेंशियल जो कैलकुलेशन हो रही है वो तमाम चीज़ें जो उसके लिए जो एक रिपोर्ट है वो एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर पे भी एक रिपोर्ट के हिसाब से उसके फॉर्मेट के हिसाब से जो है इस तरह की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी जिसमें ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसको जो है वो उसको जो है वो पैरेंथेसिस में जो है वो आ रहे होंगे, उसका एक सही तरीके से उसका एक बाकायदा जो है वो हेडर होगा, फूटर होगा एंड सो ऑन। तो एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के साथ जो है वो एक चेंज की रिक्वेस्ट आई कि प्रिंट रिपोर्टर जो है वो उसके अंदर एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो जो है वो एक चीज़ बननी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिनेरियो है जिसमें फाइनेंशियल डाटा है और उसके अंदर फाइनेंशियल एनालाइज़र के बाद हमारे पास जो रिपोर्ट डाटा है वो दो तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, वेब रिपोर्टर, प्रिंट रिपोर्टर, और हो सकता है कोई तीसरी तरीके से भी जो है वो बाद में न्यू चेंज आ सकता है कि मज़ीद जो है वो किस तरीके से इसकी रिपोर्ट की रिप्रेजेंटेशन होनी है। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो इस तरीके से जो इस तरह का सिनेरियो है उसके लिए कौन सा एक अच्छा आर्किटेक्चर हो सकता है या एक बेहतर सिस्टम हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन अ बिग पिक्चर, अब हम इसको आर्किटेक्चर लेवल पे अगर हम OCP को देखें, ओपन क्लोज प्रिंसिपल को, तो ये एक हमारे पास एक ओवरऑल जैसे सिनेरियो है, सिनेरियो के हिसाब से जो हमें मॉड्यूल्स बनाने हैं वो मॉड्यूल्स किस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ हमने जो क्लासेस, इंटरफेसेस और तमाम जो चीज़ें हैं उनको हमने ग्रुप किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रुप हुए में ये इंटरेक्टर हैं, उसके अलावा ये जो हमारे पास ग्रुपिंग हुई हुई है ये कंट्रोलर हैं, ये स्क्रीन प्रेजेंटर, प्रिंट प्रेजेंटर, डेटाबेस और साथ ही साथ हमारे पास PDF व्यू और वेब व्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ नोट करने वाली जो है वो ये है कि यहाँ पे जो आई है हमारे पास है ये बता रहा है कि ये तमाम इंटरफेसेस हैं। DS हमें डाटा स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है
और फिर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें जो एरोज़ हमें दिख रहे हैं, तो ये जो ओपन एरो है ये यूजिंग को बता रहे हैं कि यूजिंग दिस, और यहाँ पे जो हमारे पास जो क्लोज्ड एरोज़ हैं ये हमारे पास इम्प्लीमेंट्स और इनहेरिट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरी डायग्राम में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को जिस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखा जा रहा है कि हमारे पास जो है डिफरेंट मॉड्यूल जो है वो हमने सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत हमने डिफरेंट जो है वो तमाम मॉड्यूल्स को अलग अलग किया है। जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, उनको हमने एक रेलेवेंट जो भी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने इसको अलग अलग किया। देन हमारे पास मज़ीद जो एक और चीज़ यहाँ पे हम देखें तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ का ख्याल रखा है जो कि आगे हमें डिस्कस करनी थी, जो कि सॉलिड प्रिंसिपल का जो फिफ्थ प्रिंसिपल है डिपेंडेंसी इन्वर्जन का। तो यहाँ पे ओपन क्लोज प्रिंसिपल जैसे कि हमारे पास डिस्कस हुआ कि अगर हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओपन क्लोज प्रिंसिपल को सही तरीके से फॉलो करते हैं और तो कुछ हद तक हम जो है वो उसके अंदर हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन वाला फैक्टर भी उसके अंदर हमें मिल जाता है, या फिर हम उसके अंदर अगर इंट्रोड्यूस करें तो ये तीन चीज़ें हमारे पास बहुत साथ साथ जो है वो हो रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी इन्वर्जन है वो किस तरीके से हो रहा है, या फिर अगर हम देखें तो मज़ीद हमें यहाँ पे कुछ अगर हम देखें तो कुछ हद तक इंटरफेस सेग्रीगेशन की एग्जांपल भी हमें मिल रही है। मगर फ़िलहाल हम इसको ओपन क्लोज प्रिंसिपल के तहत हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो PDF व्यू है और वेब व्यू है, तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो कहाँ से है, इंट्रैक्टर से, जहाँ पे हमारे पास बिजनेस रूल्स डिफाइन हुए हुए हैं। देन हमारे पास जो कंट्रोलर क्लास है जो कि एक मीडिएटर का काम कर रही है, ठीक है, जो कि एक मीडिएटर का काम कर रही है कि किस तरीके से हमें तमाम चीज़ें से जो है वो इंट्रैक्टर से जो है वो तमाम चीज़ें लेके फिर जो है स्क्रीन प्रेजेंटर और प्रिंट प्रेजेंटर तक देना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्क्रीन प्रेजेंटर और प्रिंट प्रेजेंटर जो है वो अपना काम कर रहे हैं कि वो इस लॉजिक को डिफाइन कर रहे हैं कि स्क्रीन प्रेजेंटर में किस तरीके से काम होगा और जो है वो प्रिंट प्रेजेंटर में किस तरीके से काम होगा, और देन यहाँ पे हमारे पास वेब व्यू और वेब व्यू PDF व्यू में हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे और ये जो अगर हम डेटाबेस की अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल डाटा मैपर है ये जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, फाइनेंशियल डाटा गेटवे को। तो अब ये जो फाइनेंशियल डाटा गेटवे को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये क्लास A है, ये अगर हम कह रहे हैं कि ये कोई भी A है और ये अगर हमारे पास B है, तो यहाँ पे जो A है वो इसको जानता है फाइनेंशियल डाटा गेटवे को और इसके तहत जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। मगर जो इंटरफेस है इसको अगर हम देखें तो इसको जो है किसी और सी चीज़ से किसी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो इंट्रैक्टर है वो सबसे सेफ साइड पे है, तो ये हाईएस्ट लेवल पॉलिसी है हमारे पास। तो जिसके तहत हम देखें तो जो भी इंट्रैक्टर के अंदर चेंज होगा उसके तहत हमारे पास जो है वो कंट्रोलर में भी चेंज आ सकता है और तमाम प्रिंट प्रेजेंटर, स्क्रीन प्रेजेंटर, PDF व्यू, वेब व्यू, तमाम जगह उसका जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। मगर यहाँ पे हमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अगर यहाँ पे PDF व्यू के साथ हम कोई तीसरा व्यू अगर हम ऐड कर देते हैं तो इससे इसके जो हाई लेवल पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो डिपेंडेंसी है वो किसकी है, वो हमारे पास हाई लेवल जो लो लेवल पॉलिसीज़ हैं वो डिपेंडेंट है हाई लेवल पॉलिसीज़ पे, कि अगर यहाँ पे प्रिंट प्रेजेंटर में अगर हम कोई लॉजिक चेंज कर दें तो PDF व्यू में चेंज अगर हो सकता है। उसी तरीके से हम कंट्रोलर में अगर कोई चेंज अगर कर दें तो प्रिंट प्रेजेंटर और स्क्रीन प्रेजेंटर में चेंज अगर हो सकता है। मगर अगर मैं स्क्रीन प्रेजेंटर और प्रिंट प्रेजेंटर में चेंज करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट जो है वेब व्यू और PDF व्यू पे तो जाएगा, कंट्रोलर पे नहीं जाएगा, इंट्रैक्टर पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल पॉलिसी है वो हमारे पास इंट्रैक्टर की है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जितनी भी हमारे पास जो बिज़नेस रूल्स यहाँ पे डिफ़ाइन है तो ये हमारे पास सेफेस्ट साइड पे हैं कि हमारे पास जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रोलर है वो हाई लेवल पॉलिसी है प्रिंट प्रेजेंटर, स्क्रीन प्रेजेंटर के लिए, और लो लेवल पॉलिसी है कंट्रोलर, इंट्रैक्टर के लिए। उसी तरीके से हमारे पास हम डेटाबेस को देख लें या वेब व्यू को देख लें तो यहाँ पे हमारे पास तमाम पॉलिसीज़ हमने डिफ़ाइन की हुई हैं। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है ओपन क्लोज प्रिंसिपल की। तो ये जो इंट्रैक्टर की जो हमने ये जो इंट्रैक्टर का जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है तो इसमें अगर आप देख सकते हैं तो कि हमारे पास जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो किस तरीके से डिपेंडेंसी इन्वर्जन यहाँ पे की जा रही है, और यहाँ पे ये तमाम जितनी भी हमारे पास इंटरफेसेस, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे जो हैं वो सेफेस्ट साइड पे हैं, और बाकी हमारे पास ये ओवरऑल डिपेंडेंसी हम किस तरीके से इन्वर्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो लो लेवल पॉलिसीज़ हैं वो डिपेंडेंट है हाई लेवल पॉलिसीज़ के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंटर, प्रिंट प्रेजेंटर के साथ कोई और तीसरी लॉजिक भी ऐड करना चाहता हूँ तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो कंट्रोलर के ऊपर या फिर हमारे पास इंट्रैक्टर के ऊपर कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा।
और इसी तरीके से यहाँ तक कि जो डेटाबेस है वो डेटाबेस भी जो है सिंपली क्या कर रहा है, वो डेटाबेस भी सिंपली जो है यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा मेपर जो है वो सिंपली इम्प्लीमेंट कर रहा है फाइनेंशियल डाटा गेटवे को। ठीक है, तो हमने देखा कि मज़ीद कितने एक अच्छे तरीके से हमारे पास ये जो फाइनेंशियल डेटा गेटवे है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरीके से फाइनेंशियल डाटा मैपर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो यूजिंग दी फाइनेंशियल एंटिटीज़, तो यहाँ पे तमाम काम हमारे पास हो रहा है, और यहाँ पे किस तरीके से डिपेंडेंसी जो है वो इन्वर्ट की जा रही है। मज़ीद यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रीन प्रेजेंटर है और जो प्रिंट प्रेजेंटर हैं वो हमारे पास डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंटर के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर। तो इस तरीके से हम देखें तो ये एक बेहतरीन तरीके से हमारे पास जो है वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल में जो है वो हम जो है वो एक अच्छे तरीके से एक आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर लेवल के हिसाब से अगर हम सोचें तो हमने सबसे पहले तमाम फंक्शनैलिटीज़ के हवाले से हमने तमाम चीज़ों को अलग किया। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास आर्किटेक्चर में हम हाउ, वाई, व्हेन तमाम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो यही तमाम चीज़ें यहाँ पे भी जो है वो मद्देनज़र रखी गई कि हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे चेंज हो रही, क्यों चेंज हो रही है, कब चेंज होगी। तो उसके हिसाब से हम जो है वो तमाम जो सेपरेटेड फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको एक हायरार्की ऑफ कंपोनेंट्स के तहत हमने जो है उसको एक हायरार्की प्रोवाइड की, और एक तमाम जो हायर लेवल कंपोनेंट्स हैं इस हायरार्की में उनको प्रोटेक्ट किया कि उनके अंदर कोई चेंज अगर ना हो, कि अगर लोअर लेवल कंपोनेंट्स में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हायर लेवल कंपोनेंट्स के ऊपर या हायर लेवल पॉलिसीज़ के ऊपर लाजमी तौर पे नहीं जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो ये तमाम चीज़ें एक आर्किटेक्चर लेवल पे हो रही होती हैं। तो मज़ीद हमने देखा कि हमारे पास जैसे कि फाइनेंशियल डाटा गेटवे है, तो ये इसकी एग्जांपल है कि जो कि इंटरफेस है बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंटर और फाइनेंशियल डाटा मैपर के दरमियान। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो हमने एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंटर है यहाँ पे, तो उसके वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास एक इंटरफेस है फॉर स्क्रीन प्रेजेंटर एंड प्रिंट प्रेजेंटर। तो वहाँ पे हमारे पास जो व्यू इंटरफेसेस हैं तो उनके लिए हमारे पास जो व्यू है उनके लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो डिपेंडेंसी इन्वर्जन हो रही है। मज़ीद इसको हम अगर हम एक कंपोनेंट लेवल में मज़ीद इसको हम कंसाइज वे में देखें तो यहाँ ये चीज़ जो है मज़ीद वाज़ेह है इस कंपोनेंट डायग्राम में कि किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टर कंट्रोलर जो है यहाँ पे हमारे पास मज़ीद जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट इंट्रैक्टर है, और मज़ीद जो है ये तमाम चीज़ों हम कंपोनेंट लेवल पे हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंट्रैक्टर है वो हमारे पास हाईएस्ट लेवल पॉलिसी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है हमने इसको हम देखा कि किस तरीके से हम ये सारा काम जो है हमारे पास यहाँ पे हो रहा होता है। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल हमने देखा कि एक तो हमने इसको एक कोड व्यू के हिसाब से हमने देखा है, कोड के हिसाब से हम किस तरीके से कर सकते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने देखा कि इसका हम आर्किटेक्चर लेवल देखें तो आर्किटेक्चर लेवल पे हमने देखा तो हमारा जो गोल है वो ये है कि हम इस तरीके से अपने सिस्टम की पार्टीशनिंग करें कि वो जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो हमारे पास सेपरेटेड फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको हम डिपेंडेंसी का ख्याल रखते हुए हम जो है वो उसकी हायरार्की को हम जो है वो देखें कि हमारे पास जो हायर लेवल कंपोनेंट्स हैं वो उनको हम चेंज से प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम द लोअर लेवल कंपोनेंट्स। तो यहाँ तक हमने जो है वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को देखा। मज़ीद हम अभी बात करते हैं लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन की। So Liskov substitution principle as it states, if for each object of O1 of type S there is an object O2 of type T such that for all programs P defined in terms of T the behavior of P is unchanged when O1 is substituted for O2 then S is a subtype of T। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है इसको इन अ नटशेल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिस्क्राइब करें तो कोई भी मॉड्यूल जो कि बेस क्लास को यूज़ कर रहा है तो उसका जो रेफरेंस है वो डिराइव क्लास से रिप्लेस किया जा सके विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनैलिटी, विदाउट अफेक्टिंग या विदाउट हैविंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मॉड्यूल। तो कोई भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इफेक्ट पहुंचाए बगैर किसी मॉड्यूल में हमारे पास अगर कोई मॉड्यूल
बेस क्लास जो कोई एक मॉड्यूल में हम चेंज जो है हम कोई मॉड्यूल जो कि बेस क्लास को रेफ़र कर रहा है, बेस क्लास को यूज़ कर रहा है, उसको उसके लिए हम वो जो बेस क्लास का रेफरेंस है वो हम इंटरचेंजेबली जो है वो हम डिराइव क्लास के साथ हम यूज़ कर सकें और उससे सिस्टम की फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है लिस्क-ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। तो हमारे पास जो लिस्क-ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है बेहतर तरीके से हम कैसे इनहेरिटेंस को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि लिस्क-ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ दी गाइडलाइन फॉर इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर हमें दिख रही है, तो लेट सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल है कि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर हम सिंपली अगर हम बात करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगल की क्लास है और उसकी एक चाइल्ड क्लास हमारे पास है स्क्वायर की। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेक्टेंगल है, हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि स्क्वायर इज़ ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अगर हम इस फिनोमेना को देखते हुए अगर हम यहाँ पे जो इसकी विड्थ और हाइट है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रेक्टेंगल जो स्क्वायर है वो इट्सेल्फ अगर हम देखें तो वो ये दोनों आपस में इतना इंटरचेंजेबल जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास जो विड्थ और हाइट है वो इक्वल नहीं होती, जबकि हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी जो विड्थ और हाइट है वो इक्वल होती है। तो हम किस तरीके से इस तरह की इनहेरिटेंस या इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर जो कि जहाँ पे जो सब क्लास है वो सब्स्टिट्यूटेबल ना हो सुपर क्लास की, तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करें, तो ये हमारे पास इसके हवाले से जो है लिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो मज़ीद अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो हमारे पास इस सब क्लास मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर इट्स सुपर क्लास, के अगर वो सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है, कि अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो भी हमारे पास जो डिराइव क्लास है वो ईज़िली सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है पेरेंट क्लास से, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि दिस इज़ ए वायलेशन ऑफ लिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमने एक और जगह हमने प्रीवियसली भी हमने एक जगह डिस्कस किया था कि जहाँ पे हमारे पास जो डिराइव क्लास है उस डिराइव क्लास के अंदर कोई अपना काम उसमें नहीं हो रहा, और उसके अंदर जो है वो अगर हम सिंपली जो है वो हम जो पेरेंट क्लास है सिर्फ उसी चीज़ को हम जो है वो हम डायरेक्टली एज इट इज़ हम कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हमें इनहेरिटेंस अप्लाई ही नहीं करनी चाहिए। मगर हमारे पास हम जब इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि जो सब्स क्लास है दैट मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर इट्स सुपर क्लास, कि वो सब्स्टिट्यूटेबल हो और वहाँ पे वो तमाम लॉजिक के हवाले से तमाम चीज़ें सही तरीके से वहाँ पे फॉलो हो रही हों। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास हम कह सकते हैं कि व्हीकल इक्वल्स न्यू बस। तो अब ये जो व्हीकल का जो रेफरेंस है, इस व्हीकल को मैं इक्वल्स टू न्यू कार करके मैं यहाँ पे इसको कार के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो व्हीकल जो कि हमारे पास पेरेंट है या फिर हम कह सकते हैं बेस है, और उसकी जो डिराइव क्लासेस हैं वो हमारे पास जो है वो बस और कार हैं। तो हम इस व्हीकल के ही रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम जो है वो मज़ीद जो है वो सब्स्टिट्यूटेबल हम जो है वो एक सब क्लास को बना सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो जब हमने ऊप के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ मैंने डिस्कस किया था पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हद तक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल की भी एग्जांपल है कि हमारे पास जो ये व्हीकल है ये व्हीकल डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये एक बस का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यही व्हीकल हमारे पास एक कार का ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कर रहा है। तो किस तरीके से इसके जो है वो पॉलीमॉर्फिक जो है वो हम कह सकते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर हम लिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हम एग्जांपल अब यहाँ पे देखें इसको समझने के लिए, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल की क्लास है। उस रेक्टेंगल की क्लास में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो विड्थ और हाइट के हैं। रेक्टेंगल का यहाँ पे जो है वो विड्थ और हाइट जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास मज़ीद जो है वो हम किस फॉर्मेट में उसको लिखना है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। देन हमारे पास जो स्क्वायर क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है रेक्टेंगल क्लास को, इसमें हमने मज़ीद जो है वो क्या किया कि विड्थ की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने क्या दी कि बेस डॉट विड्थ इक्वल्स बेस डॉट हाइट इक्वल्स वैल्यू, और यहाँ पे बेस डॉट विड्थ इक्वल्स बेस एंड विड्थ इक्वल्स बेस डॉट विड्थ इक्वल्स वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो विड्थ और हाइट है उन दोनों को वो बराबर होंगी, ठीक है। तो हम कोई भी एक सेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास दूसरी भी ख़ुद से सेट हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो जो भी हम कोई एक चीज़ सेट करेंगे तो उससे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो सेट हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है। तो ये बेस डॉट विड्थ इक्वल्स बेस डॉट हाइट इक्वल्स वैल्यू होगा, ठीक है, कि हमारे पास हम कोई एक चीज़ सेट कर रहे हैं तो उससे दूसरी, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस हिसाब से अगर हम देखें कि दोनों जो है हमारे पास इक्वल होंगी, तो यहाँ पे अगर हम कोई एक भी सेट करते हैं तो उससे दूसरी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो है सिंपली हमारे पास क्या है, हमने बता दिया कि एरिया के लिए हमारे पास, हमने बता दिया कि एरिया के लिए किस तरीके से हमारे पास एरिया निकलेगा। और यहाँ पे रेक्टेंगल आर सी इक्वल्स न्यू रेक्टेंगल, और उसको हमने दिखा कि इसका जो एरिया है वो ये है। एंड देन हमने इसकी सिंपली इसकी विड्थ हमने जो है वो दी 4। तो यहाँ पे फिर हमने कहा कि एस क्यू हैज़ एरिया दिस। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो रेक्टेंगल के हिसाब से हमारे पास जो है हमने यहाँ पे कोई इसको वेट नहीं दी, तो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, उससे हमारा गर्ज़ भी नहीं है। तो मज़ीद हमने जो चीज़ देखने वाली थी वो क्या थी कि हमने यहाँ पे सिंपली 4 बिट दी। तो हमारे पास 4 बिट देने के बाद क्या हुआ, बेस डॉट विड्थ इक्वल्स बेस डॉट हाइट इक्वल्स टू वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि दोनों 4 जो है ख़ुद ब खुद दोनों 4 असाइन होगी हैज़ एरिया, और यहाँ पे 4 × 4 16 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास जो बेस क्लास का रेफरेंस है उसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल नहीं है, मतलब ये उसकी एक तरीके से वायलेशन है। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन में किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ था वो अलग से स्क्वायर का ऑब्जेक्ट लेने के बजाय हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे उसी रेक्टेंगल का ही ऑब्जेक्ट उसको हमने वेरिएबल को लिया और उसको हमने क्या किया, इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर, और फिर उसको हमने 4 वैल्यू असाइन सेट एस क्यू डॉट विड्थ इक्वल्स टू 4 हमने कर दिया। एक और चीज़ जो वो गौर करने वाली है वो ये कि हमने या मज़ीद हम जो है वो क्या करेंगे कि मज़ीद हमारे पास जो है हम यहाँ पे जो जब हम यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर जब हम मेथड्स जब हम यहाँ पे हम रेक्टेंगल के ऊपर जब हम बात करेंगे इनके ऊपर, तो यहाँ पे हम रखेंगे वर्चुअल एंड विड्थ एंड वर्चुअल एंड हाइट। एंड देन मज़ीद हमारे पास जो है इसके जो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो विड्थ और हाइट जो है यहाँ पे मज़ीद ओवरराइड हो रही होगी, ठीक है। तो इस वर्चुअल और ओवरराइड को हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद हमारे पास जो है वो जो पेरेंट है उसी के रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारे पास लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है। तो मज़ीद आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन क्लोज प्रिंसिपल और लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन। तो अब मज़ीद हम आगे चलते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल पे। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल हम देखें तो यहाँ पे जो इसका मकसद है, तो यहाँ पे जो ये इंटरफेस सेग्रीगेशन जो स्टेट करता है वो क्या है, मेक फाइन ग्रेन इंटरफेसेस दैट आर क्लाइंट स्पेसिफिक, या इन अदर वर्ड्स हम कहें कि क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड अपॉन इंटरफेसेस दैट दे डू नॉट यूज़, कि हमारे पास जो क्लाइंट से रेलेवेंट जो भी इंटरफेसेस नहीं हैं तो उनको उस पर फोर्स ना किया जाए कि वो उनको इम्प्लीमेंट करें, तो उनसे रिलेटेड ही इंटरफेसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इंटरफेस की जो रियलाइजेशन है उस रियलाइजेशन के ऊपर भी हम एक डिसिप्लिन इम्पोज कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरीके से हमें रियलाइजेशन जो है वो करनी है। तो लेट सपोज हमारे पास ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारे पास एक आईपैड्स का एक इंटरफेस है जिसके अंदर इज़ फ्रेंडली और गेट नेम के दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं जो कि डॉग और कैट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मज़ीद हमने क्या किया, मज़ीद हमने आईपैड्स के अंदर एक बार का मेथड भी हमने जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इंट्रोड्यूस करा दिया कि हमने देखा कि बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो कि बार्क करते हैं, क्योंकि डॉग जो है वो आईपैड्स को इंप्लीमेंट कर रहा है तो हमने इसमें बार्क रख दिया। कैट के अंदर भी अब हमें जो है अगर हमें पता है कि जो इंटरफेस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको इम्प्लीमेंट करना लाजमी है, तो अब कैट जो है वो क्या करेगा, एक जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो बार का ओपन करके छोड़ देगा। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल की वायलेशन है। तो हमारे पास इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें बार का एक अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करना भी है डॉग के लिए तो हम क्या करें कि एक आईपैड्स का जो इंटरफेस है वो रहने दें, अदरवाइज़ हम एक आईपैड डॉग्स का और आईपैड
कैट्स का एक अलग इंटरफेस हम जो है वो बनाएं, और iPad डॉग्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा हो iPads को, और मज़ीद उसके अपना एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो बार्क का। उसी तरीके से iPad कैट जो है वो क्या कर रहा हो, वो इम्प्लीमेंट कर रहा हो iPads को, और मज़ीद इसकी अगर कोई स्पेशलाइज्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं जो कि तमाम पेट्स में कॉमन नहीं होते, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे म्याऊ और पर जो है वो लिखा है। तो मज़ीद हम यहाँ पे अगर हम देखें तो अब मज़ीद जितनी भी कैट्स हैं वो हमारे पास जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही होंगी डायरेक्टली iPad कैट्स को। तो जो कि iPad कैट्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है iPads को, तो इस कैट जो है वो एक तरीके से हमारे पास जो है वो इन तमाम चारों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। उसी तरीके से डॉग जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है iPad डॉग्स को, तो इस पे जो है लाजिम होगा कि ये इन तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे। और उसी तरीके से अगर हम समझते हैं कि कहीं पे हमें कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी कहीं पे किसी और एनिमल की नहीं देनी, उसमें सिर्फ फ्रेंडली और गेट नेम काफ़ी है, तो हम डायरेक्टली जैसे रैबिट है, तो रैबिट के अंदर हमारे पास कोई स्पेशलाइज हमें नहीं लगता है कि उसका कोई स्पेशलाइज बिहेवियर है, तो उसके लिए अगर हम अलग से कोई इंटरफेस नहीं बना रहे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे इस फ्रेंडली और गेट नेम इस iPad के साथ। तो यहाँ पे ये एक क्लियर एग्जांपल है इन विच द क्लाइंट्स आर नॉट फोर्स टू डिपेंड अपॉन इंटरफेसेस दे डू नॉट यूज़। जबकि यहाँ पे ये जो एग्जांपल वायलेशन की है, इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, इसके अंदर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो फोर्स है कि उसको वही इंटरफेस यूज़ करना है जिसके जो भी जहाँ पे मतलब इसको फोर्स किया जा रहा है कि ये इसको जो है वो बार्क को जो है वो इम्प्लीमेंट करे। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, तो ये एक हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है जिसके अंदर अगर हम देखें तो लेट सपोज हमारे पास एक आई मशीन जो है एक इंटरफेस है जिसमें 3 मेथड्स हैं, प्रिंट, स्कैन और फैक्स। अब यहाँ पे जो दूसरी क्लासेस हैं वो इनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। लेट सपोज एक हमारे पास मल्टी फंक्शन प्रिंटर है जो कि इस आई मशीन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर फैक्स से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन, प्रिंट और स्कैन इनसे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दे दी जाएगी। मज़ीद हमारे पास एक और ओल्ड प्रिंटर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट की फंक्शनैलिटी है और फैक्स और स्कैन की कोई फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में इसको फोर्सफुली जो है वो आई मशीन के इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसके अंदर वो कोई फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं दे सकता। तो यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखें तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो एक इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल की वायलेशन है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ता है, सब चीज़ों से फ़र्क ये पड़ता है कि लेट सपोज़ कल को अगर हमने ये चीज़ तरह से इम्प्लीमेंट कर दी, तो कल को अगर यहाँ पे फैक्स में अगर यहाँ पे कोई जो है वो से रिलेटेड अगर हम देखें कि यहाँ पे कोई हमारे पास चेंजेस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज़ फैक्स यहाँ पे लेट सपोज इस आई मशीन के अंदर मज़ीद हम जो है वो कहीं पे कोई चेंज करते हैं, तो ये क्योंकि यहाँ पे मज़ीद कोई मल्टी फंक्शन में कोई और चीज़ इम्प्लीमेंट होनी है, ठीक है, कोई और चौथा फीचर है वो हमने फिर आई मशीन में यहाँ पे मज़ीद इस इंटरफेस में रख दिया। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड प्रिंटर है मज़ीद इसको भी यहाँ पे इसके साथ अफेक्ट होना पड़ेगा, और यहाँ पे ओवरऑल एक पूरी एप्लीकेशन जो है रिकम्पाइल और जो है रीडिप्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास जो हमारे पास डायनेमिक लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ पे जो रिकम्पाइलेशन और अगर हम देखें तो रीडिप्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पे हम उससे बच सकते हैं इस इंटरफेस सेग्रीगेशन की मदद से, कि यहाँ पे अगर ओल्ड प्रिंटर जो है वो अगर एक इस तरह का इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट से रिलेटेड काम हो रहा है, तो इसका कंसर्न जो है वो फैक्स और स्कैन के साथ नहीं होगा। तो जैसे कि हमने देखा कि जो डायनेमिकली टाइप्ड ऑब्जेक्ट हैं लाइक पाइथन, तो उसमें हमारे पास जो है एक बेहतर अप्रोच है कि वहाँ पे जब हम इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल्स वगैरह को और हम किसी भी डायनेमिकली टाइप ऑब्जेक्ट में जो लैंग्वेज है उसमें डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस हैं उसमें अगर हम इसका कंसर्न को देखते हैं तो वहाँ पे हम जो है रिकम्पाइलेशन और रीडिप्लॉयमेंट से बच सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे हमने देखा कि उस प्रॉब्लम को फेस करने उस प्रॉब्लम को की रेजोल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक इंटरफेस आई प्रिंटर का अलग बना दिया जिसमें सिर्फ प्रिंट की फंक्शनैलिटी है, इंटरफेस स्कैनर आई स्कैनर जिसके अंदर सिर्फ स्कैन की का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और उसके अलावा इंटरफेस आई फैक्स जिसके अंदर सिर्फ आई फैक्स का जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास कोई फ़ोटो कॉपियर है, अब वो फ़ोटो कॉपियर में हमारे पास प्रिंट और स्कैन के फीचर्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रिंट और स्कैन का जो है वो हमने जो है वो आई प्रिंटर और आई स्कैनर को हमने इंप्लीमेंट कर लिया। उसी तरीके से अगर ओल्ड प्रिंटर क्लास है तो उसमें सिर्फ प्रिंट की फंक्शनलिटी है, तो वहाँ पे हम सिंपली आई प्रिंटर जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज़ कोई मल्टी फंक्शन जो है वो अगर है तो मल्टी फंक्शन के अंदर हम जो है वो मज़ीद आई प्रिंटर, आई स्कैनर और आई फैक्स इन तीनों को साथ में इम्प्लीमेंट
कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल के अंदर अगर हमारे पास जो इंटरफेस हम इस्तेमाल नहीं कर रहे और मज़ीद हम एक चेन जो है वो बना रहे हैं, तो वो एक गलत अप्रोच है। मज़ीद हमें जो है देखना है कि कौन से जो स्पेशलाइज्ड इंटरफेस हैं हम उनके साथ ही जो है वो क्लास को इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज़ जो है वो एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो हमारे पास जो है वो हो सकती है, जिसके अंदर जो है वो हमने देखा कि इन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस हमें वहाँ पे रिकम्पाइलेशन और रीडिप्लॉयमेंट का सामना करना पड़ सकता है। सो लास्ट प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल इज़ डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो जैसा कि इसका कुछ डिस्कशन हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल में भी कर लिया था, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है ये क्या बताता है, टेल्स अस दैट द मोस्ट फ्लेक्सिबल सिस्टम्स आर दोस इन विच सोर्स कोड डिपेंडेंसीज रेफर ओनली टू एब्स्ट्रैक्शंस नॉट टू कंक्रीशंस। कि हमारे पास जो सोर्स कोड डिपेंडेंसीज हैं वो कंक्रीशंस की तरफ नहीं होनी चाहिए बल्कि एब्स्ट्रैक्शंस की तरफ होनी चाहिए। तो ये इसका जो है वो डिपेंडेंसी इन्वर्जन का जो है वो मकसद है कि डिपेंडेंसी शुड बी ऑन एब्स्ट्रैक्शंस नॉट ऑन कंक्रीशंस। या फिर इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड अपॉन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। तो हमारे पास जो हाई लेवल मॉड्यूल्स और जो लो लेवल मॉड्यूल्स हैं वो दोनों जो हैं एब्स्ट्रैक्शंस पे डिपेंड करने चाहिए। देन हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स एंड डिटेल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि मज़ीद हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो एब्स्ट्रैक्शंस पे डिपेंड होनी चाहिए और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो डिटेल्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो जितना पॉसिबल हो हमारे पास जो हाई लेवल पॉलिसी और स्मॉल जो हमारे पास लो लेवल पॉलिसीज़ हैं उनको हम देखें कि वो जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस पे ही डिपेंड करें। अगर कोई सिनेरियो इस तरह का बनता है कि जहाँ पे एब्स्ट्रैक्शंस जो है वो जहाँ पे हम हाई लेवल पॉलिसीज़ जहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्शंस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो कुछ हद तक हम जो है वो लो लेवल पॉलिसीज़ हाई लेवल पॉलिसीज़ पे जो है वो डिपेंडेंट हों, मगर ऐसी सूरत ना हो कि हाई लेवल पॉलिसीज़ जो हैं वो लो लेवल पॉलिसीज़ पे जो है वो डिपेंडेंट हो। इन अदर वर्ड्स जो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का जो गोल है वो ये है कि जो हाई लेवल पॉलिसीज़ हैं या फिर वो जो लो लेवल पॉलिसीज़ हैं तो वो दोनों ही आपके पास जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मज़ीद हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जिस तरीके से लेट सपोज ए जो है वो आपके पास अगर बी के किसी फंक्शन को कॉल करना चाह रहा है तो वहाँ पे वो थ्रू इंटरफेस जो है वो आपस में उनका इंटरेक्शन हो जिसके अंदर जो बी है वो इम्प्लीमेंट कर रहा हो इंटरफेस को। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है हमारे पास डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल से रिलेटेड ही हमारे पास एक जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल भी है जिसको हॉलीवुड प्रिंसिपल भी कहा जाता है, विच स्टेट्स दैट डोंट कॉल अस वी विल कॉल यू। तो एब्स्ट्रैक्शंस का भी यही है कि एब्स्ट्रैक्शंस जो हैं वो कॉल कर रही होती हैं, उनको कॉल नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से हम एग्जांपल एक छोटी सी देखते हैं कि हमारे पास लेट सपोज एक नोटिफिकेशन की क्लास है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो अगर हम देखें तो ये डिपेंडेंट है एसएमएस और ईमेल के ऊपर कि यहाँ पे जो है वो एसएमएस और ईमेल का अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही है और ये इसकी जो डिपेंडेंसी है वो एसएमएस और ईमेल दोनों के ऊपर है। तो हमारे पास इसका जो सिनेरियो है इसका मकसद ये है कि एक ही साथ जो है वो ईमेल और एसएमएस जो है वो सेंड किए जा सकें। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ये नोटिफिकेशन है वो एक हाई लेवल पॉलिसी है मगर ये डिपेंडेंट है एसएमएस और ईमेल पे। तो इसको बेहतर करने के लिए हमारे पास अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक इंटरफेस हम बना सकते हैं आई मैसेज का, और इस इंटरफेस आई मैसेज को हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे इस एसएमएस और ईमेल क्लास के साथ। ये एसएमएस और ईमेल क्लास जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी सेंड मैसेज को, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली जो है वो आई कलेक्शन आई मैसेज और यहाँ पे हम जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज डॉट सेंड मैसेज यहाँ पे जो है वो फॉर ईच हर मैसेज के लिए हमारे पास जो लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन तमाम आइटम्स के लिए जो है वो ये सेंड मैसेज कॉल हो रहा होगा और इस सेंड मैसेज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एसएमएस क्लास और ईमेल क्लास जो है वो दे रही होगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है जो हाई लेवल पॉलिसीज़ हैं और जो लो लेवल पॉलिसीज़ हैं वो डिपेंड करेंगे हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं कि इस इंटरफेस आई मैसेज के ऊपर। तो अब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।